हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक के अपने वीडियोस में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कर चुके हैं कि पोस्टुलेट्स जो है डाल्टन के क्या पोस्टुलेट्स थे, लेवेजर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा और किस तरीके से परमाणु की खोज हुई। ये सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। हम अब तक के अपने वीडियोज में ये जान चुके हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसका मास है उसे हम मैटर कहते हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि मैटर 3 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स, उसके बाद एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड, और फिर एक तीसरे प्रकार का भी होता है मिक्सचर। लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर मिक्सचर को भी स्टडी नहीं करेंगे, वो फिजिक्स की चीज है, क्योंकि मिक्सचर जो होते हैं बेटा वो केमिकली कंबाइन करके नहीं मिलते। मिक्सचर तो फिजिकली, जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली मिक्स होते हैं, जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी या फिर आपने रेत में नमक मिला दिया, ऐसे फिजिकली हम चीजों को मिक्स करते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसमें नहीं होता है उन्हें मिक्सचर कहते हैं। तो हम मिक्सचर को तो स्टडी नहीं करेंगे, हम बेसिकली इन 2 चीजों को स्टडी करने वाले हैं, एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। देखिए, मैटर को हम 2 भागों में अब बांट रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी एलिमेंट और कंपाउंड किससे सारे मैटर, ये जितने मैटर हैं इनमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और ये इतना ज्यादा छोटा होता है, मैंने आपको बताया कि ये दिखता भी नहीं है, इनविजिबल होता है, बहुत छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये एटम जो होते हैं वो सबसे पहले क्या बनाते हैं? वो सबसे पहले एलिमेंट बनाते हैं, फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। एग्जांपल, मान लो कि एक हाइड्रोजन का एटम है, अगर वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जुड़ेगा, फिर तीसरे हाइड्रोजन एटम, और ऐसे हाइड्रोजन 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 के सारे जो एटम्स हैं वो जुड़ते चले जाएंगे और इस प्रकार से वो क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये हाइड्रोजन गैस जब दूसरा एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम प्लस ऑक्सीजन का एटम प्लस ऑक्सीजन का एटम प्लस ऑक्सीजन का एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, तो ये सब क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। ऑक्सीजन गैस बना दिया। अब देखो, एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? एक एलिमेंट है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ये दोनों हो गए एलिमेंट। पहले क्या बना? हाइड्रोजन एलिमेंट बना, ऑक्सीजन का एलिमेंट बना। तो एटम्स पहले क्या करते हैं? एटम्स पहले एलिमेंट का निर्माण करते हैं, तो ये एलिमेंट्स बन गए। अब इन्हीं के जो ये एटम्स हैं, जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाएगा तो हाइड्रोजन के 2, अगर मान लो पार्टिकल्स, 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम से अगर रिएक्शन करेंगे तो वो बना देंगे H2O, यानी कि अभी क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, वाटर बन गया। इसी प्रकार अगर मान लो हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक ही एटम अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? OH, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो फ्रेंड्स, एटम्स जो है दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और ये सबसे पहले बनाते हैं एलिमेंट, और फिर एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड। मैंने कहा कि एटम जो है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो चलिए एटम से आगे बढ़ते हैं और फिर शुरू करते हैं एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो एटम होता है ना, उसका वो कैसा होता है, शेप एंड साइज में कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं साइज में। कैसे होते हैं साइज में? दिखने में कैसे होते हैं? गोल होते हैं, बॉल की तरह दिखने वाले गोल होते हैं। तो वैसे तो वो इनविजिबल है, लेकिन मैं आपके लिए उसको मैग्नीफाइंग करके यहां पे बना देता हूं। मान लो कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये मैंने एक एटम बना दिया, ये बॉल की तरह गोल है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका साइज बताओ, ये किस साइज का है, तो स्फेरिकल चीज का साइज आप कैसे निकालते हो? आप फॉर्मूला लगाते हो 4/3 πr³ करके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है रेडियस। स्फेरिकल चीज, किसी भी स्फेरिकल चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है जो स्फेरिकल शेप में है, उसका वॉल्यूम पता करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? रेडियस का यूज करते हैं। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता करने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए। अब रेडियस जो है वो, उसकी लेंथ रेडियस की कैसे नापते हैं? या तो रेडियस सेंटीमीटर में हो सकता है या मीटर में हो सकता है। लेकिन एटम तो बहुत छोटा है, वो तो इतना छोटा है कि सेंटीमीटर में तो, मीटर में तो इसका रेडियस होता ही नहीं है, इनविजिबल है। तो बहुत ही स्मॉल साइज में इसका रेडियस होता है, और इतने स्मॉल साइज को हम सेंटीमीटर मीटर में नहीं नापते। इसके साइज को पता करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो होती है नैनोमीटर।
हम इसके जो रेडियस है उसको नैनोमीटर में नापते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमने अगर किसी एटम का साइज पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, कौन सी यूनिट यूज करेंगे, नैनोमीटर। इसको हम एनएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नैनोमीटर होता कितना है, देखिए 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। सोच के देखिए कितनी जीरो लग गई, 9 जीरो लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना नैनोमीटर मिलेगा तब जाकर के 1 मीटर बनेगा, तब जाकर के 1 मीटर बनेगा। तो सोचिए 1 मीटर से कितना लाखों करोड़ों गुना छोटा है एक एटम का साइज। तो फ्रेंड्स, एटम के साइज को पता करने के लिए हम लोग नैनोमीटर यूनिट का यूज करते हैं। और नैनोमीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, तो चलो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो कितना होता है। देखिए हाइड्रोजन जो एटम है उसका रेडियस होता है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। सो 10 की पावर -10 मीटर, इतना कम जो है, छोटा जो है इसका साइज होता है। तो अभी हमने क्या जाना, हम लोगों ने अभी देख लिया है कि एटम जो है बहुत छोटे होते हैं साइज में, और उनको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज होती है वो होती है नैनोमीटर। सो नैनोमीटर की सहायता से, इतनी छोटी यूनिट को यूज करके हम लोग जो है एटम के साइजेस को पता लगाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि जिस तरीके से हम एटम्स के साइज का पता लगाते हैं, इसी तरह हमें किसी भी एटम का अगर वजन पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे। देखिए एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल। तो फिर चूंकि एटम्स आर वेरी स्मॉल, तो वो इतने छोटे होते हैं और इनविजिबल भी होते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ कि हम किसी एटम के जो है मास को अलग से किसी एटम को लेकर के एक तराजू में रख करके उसको तोल सके और उसके वजन को पता लगा सके। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो फिर स्टडीज की गई और ये डिसाइड किया गया कि हम एग्जैक्ट मास तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम रिलेटिव मास निकाल सकते हैं। तो फिर इस तरीके से रिलेटिव मास को जो है स्टैंडर्ड बनाया गया। कैसे, देखिए हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका वजन होता है 1 AMU। अब ये देखिए AMU क्या होता है, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो यूनिट है AMU, ये यूज होती है किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए। जैसे हम लोग किलोग्राम, लीटर, ऐसे हम लोग किसी लिक्विड मैटर को या किसी सॉलिड मैटर को तोलने के लिए किलोग्राम और लीटर जैसी यूनिट को यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर एटम्स के वजन को तोलने के लिए बहुत ही छोटी यूनिट की जरूरत है। तो फिर कौन सी यूनिट को यूज करते हैं, AMU। AMU इज द स्टैंडर्ड यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द वेट और मास ऑफ एन एटम। अब हाइड्रोजन का जो एटम है उसका जो वजन होता है वो रिलेटिवली होता है 1 AMU। आजकल IUPAC जो है, IUPAC एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए जितने भी एलिमेंट्स के नाम होते हैं या उनको जो सिंबल दिए जाते हैं, इन सब चीजों को जो है नेमिंग करना, ये सारे काम कौन करता है, IUPAC करता है। कौन है IUPAC, ये एक इंटरनेशनल जो है यूनियन है। इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स IUPAC जो है ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि इन सारे कामों को करती है। किसी स्टैंडर्ड यूनिट को क्या होना चाहिए, किस एलिमेंट का क्या नाम होगा, क्या सिंबल होगा, ये सब चीजें कौन डिटरमाइन करता है, IUPAC डिटरमाइन करता है। जब IUPAC नहीं थी उससे पहले जो है जिस जगह पर कोई एलिमेंट पाया जाता था, कई बार उनके
जगह के नाम पर एलिमेंट के नाम रख दिए जाते थे। कई बार जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है उसके नाम पर एलिमेंट्स के नाम रख दिए जाते थे। और जो सिंबल, कोई भी सिंबल रखा जाए, कलर के हिसाब से सिंबल जो है रख दिए जाते थे। लेकिन बाद में फिर ये डिसाइड किया गया IUPAC के बनने के बाद कि भाई एलिमेंट्स का नाम जो है किसी स्टैंडर्ड तरीके, कोई तरीका होना चाहिए। तो ये सारे काम IUPAC करती है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम शुड बी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम लोग कई बार स्मॉल u से भी इंडिकेट करते हैं, स्मॉल u। तो हम एटम के मास को स्मॉल u से या AMU से इंडिकेट करते हैं, AMU। अब ये जो स्मॉल u है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो ये या फिर ये दोनों में से कोई भी एक यूनिट जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। किसके लिए? इट इज द मेजरिंग स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मास ऑफ एन एटम। अब देखो बेटा, एटम तो बहुत छोटा होता है, तो फिर क्या करें? एग्जैक्ट मास तो नहीं पता लग सकता, बड़ा डिफिकल्ट है। वैसे इनका जो एग्जैक्ट मास होता है वो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, जो कि लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। देखिए इतना वजन होता है लगभग किसी एक एटम का। लेकिन ये बार बार अगर हम क्योंकि ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये बहुत बड़ी डिजिट है, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट है इसको यूज करना हर बार। तो हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई इसका जो है ना, जो स्टैंडर्ड जो रिलेटिव मास होगा वो 1 AMU होगा। तो हाइड्रोजन के एटम का जो वजन है, जो मास है, वो होता है 1 AMU। अब देखो ये बाकी एलिमेंट का जो मास पता लगाने के लिए इस यूनिट को यूज करते हैं। कैसे? देखो, जब आप कभी दुकान पे जाते हो, आप कहते हो 1 किलो चीनी दीजिए, तो वो क्या करते हैं? एक लोहे का बाट जो है तराजू के एक साइड रखते हैं, लोहे का बाट तराजू के एक साइड रखते हैं और उसके बराबर चीनी को इधर तोलते हैं, दोनों बैलेंस हो जाता है। तो फिर क्या होता है? पता चल जाता है भाई ये इतनी जो चीनी है ये 1 किलो हो गई। अगर 2 किलो चीनी लेनी है तो इधर में 2 किलो का बाट रखना पड़ता है और फिर 2 किलो चीनी डालनी पड़ती है। अगर 5 किलो चीनी चाहिए तो इधर में बाट चेंज करके 5 किलो का बाट रखना पड़ेगा, तो वो बैलेंस हो गया, तो 5 किलो चीनी हो गई। तो देखिए हमने बाट के बैलेंस में, कंपैरिजन में हम लोग चीनी को तोल रहे हैं। इसी तरीके से जो एटम्स होते हैं उनके मास को भी रिलेटिव क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। तो जब बाकी के एलिमेंट से इसको कंपेयर किया गया 1 AMU को, तो पता चला कि जो 1 AMU होता है ना, 1 AMU जो होता है, यानी हाइड्रोजन के एक एटम का जो वजन होता है, वो किसके बराबर होता है? बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम को स्टडी किया गया, सारे उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने उस टाइम पे जितने नॉन एलिमेंट्स थे उनको रैंडमली उठा करके उनके वेट को मेजर किया। तो क्या पता चला कि ये जो 1 AMU होता है ना, वो कार्बन 12 जो एटम है ना, कार्बन 12 एटम का नाम है, एलिमेंट का नाम है। तो कार्बन 12 जो एलिमेंट है, अगर हम इस कार्बन 12 एलिमेंट के 12 टुकड़े कर दें, कितने? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समझो कि ये 11 12। अगर हम किसी कार्बन 12 के एक एटम के 12 टुकड़े कर दें, तो जो इसका 12वां पार्ट है, 1/12 जो पार्ट है, ठीक है, ये 1/12 जो इसका पार्ट निकल के आया यहां से, उसके बराबर 1 AMU होता है। दोबारा समझिए, जो हाइड्रोजन का एटम है उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। हाइड्रोजन का जो एटम है उसका वजन कितना मान लिया हमने? 1 AMU, ठीक है। और वो 1 AMU, अब बाकी के जो एटम है, कोई थोड़ा सा ज्यादा भारी है, कोई थोड़ा सा हल्का है, सबका एक जैसा मास तो नहीं होता। तो अब उसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या पता लगाया कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU कार्बन 12 का जो एलिमेंट है उसके 1/12 भाग के बराबर होता है, 1/12 पार्ट के बराबर होता है। तो इसलिए हम बाकी के एलिमेंट्स के जो मास हैं उनको पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि AMU यूनिट को यूज करते हैं। और 1 AMU यूनिट क्या होता है? 1/12 पार्ट ऑफ C12 एलिमेंट। तो इस तरीके से कार्बन 12 का जो 12वां पार्ट है, यानी 12 टुकड़े कर दो उसके, तो एक 12वां जो टुकड़ा होगा, यानी कि 12 टुकड़ों में उसको डिवाइड करेंगे तो
तब जाके एक जो टुकड़ा होगा वो 1 AMU के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम एटम्स के मास को मेजर करते हैं और उसके लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास स्मॉल यू। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या जाना, हमने जाना कि एटम के साइज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नैनोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हैं, नैनोमीटर यूनिट को यूज किया जाता है। और उसके मास का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AMU या यूं कहिए U, इस यूनिट को यूज करते हैं। और AMU किसके बराबर होता है, कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कार्बन 12 के 12 टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़ा अगर तराजू के इधर रख दें और 1 AMU का कोई एटम जिसका स्टैंडर्ड यूनिट कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का एटम हम मान के चलते हैं, तो हाइड्रोजन का एटम इधर रख दिया और कार्बन 12 का 12वां हिस्सा तराजू के इस तरफ रख दिया, तो वो बैलेंस हो गए। बाकी में बैलेंस नहीं हो रहे थे, बाकी में किसी पॉइंट में आंसर आ रहा था, 0.234 ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। लेकिन कार्बन 12 का जब टुकड़ा किया गया, कार्बन 12 के 12वां हिस्सा जो मिला वो बराबर किसके मिला, वो बराबर मिला हमारे हाइड्रोजन के, एक एटम के मास के बराबर। तो इस तरीके से आप इन दोनों बातों कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भाई जो स्टैंडर्ड मास है वो क्या होता है, 1 AMU, और 1 AMU जो है वो किसके बराबर होता है, कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द AMU इज इक्वल टू व्हाट क्वांटिटी, तो AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। सो फ्रेंड्स आज हमने एटम के साइज और उसके मास के बारे में स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स का नेमिंग किया जाता है। देखिए फ्रेंड, हमारे आसपास जो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो है 118 एलिमेंट्स हैं और सबके अलग अलग नाम हैं। सबके नामों को याद करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे, बड़ी बड़ी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती हैं, तो हर बार हम उसका पूरा नाम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए ना एक छोटा सिंबल बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाइड्रोजन की जगह हम H लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन है। इसी तरह हम जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने यहां पे लिख दिया ऑक्सीजन का सिंबल O2, ठीक है, तो और वाटर का हमने क्या सिंबल लिख दिया, H2O। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या है ना, जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उनके कंप्लीट नाम ना लिख करके सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बना दिया हमने सिंबल्स। अब ये सिंबल्स किसने बताए, कैसे हमें पता चला कि भाई कार्बन का ये सिंबल होना चाहिए, ऑक्सीजन का ये सिंबल होना चाहिए, हाइड्रोजन का ये सिंबल होना चाहिए। 118 एलिमेंट है तो सभी एलिमेंट्स को उनके सिंबल से हम लोग पहचान लेते हैं। उस सिंबल के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, उनका एटॉमिक मास भी उसी में लिखा होता है सिंबल के साथ पीरियोडिक टेबल के अंदर, और एटॉमिक नंबर भी उसमें लिखा होता है। ये सब क्या चीजें हैं ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।